Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis. शुरू करने से पहले जिसको भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है वो टेम्स यूपीएससी सर्च कर ले, बस टेम्स यूपीएससी इन द टेलीग्राम, यू विल फाइंड अवर चैनल. इसके अलावा जिसको हमारा फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है तो वो हमको टेम्स आईएएस के नाम से सर्च कर सकते हैं. टेम्स आईएएस, जस्ट यू विल सर्च इट एंड हम आपको मिल जाएंगे. सो यू कैन ज्वाइन अस देयर. शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आज के सवालों के साथ. सबसे पहले आज के क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको करने हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस. तो आपको बताना है यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज द इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन. सेकंड स्टेटमेंट है इंडिया इज द पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स which is a community of countries and international organizations which promote the alliances, objectives and work. तो क्या इंडिया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का पार्ट है या नहीं है. तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड ऑफ द सेंट्रल बैंक. तो एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड का क्या मतलब होता है, तो मैंने कई बार आपको बताया हुआ है ऐसे. लेट्स सी कि आप आंसर कर पाते हैं कि नहीं. पहला स्टेटमेंट है कीप कंज्यूमर इन्फ्लेशन एट चेक. दूसरा स्टेटमेंट है आपका कि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करना इन ऑर्डर टू लिमिट द मनी सप्लाई. थर्ड है एक्सपैंड द मनी सप्लाई टू बूस्ट द इकोनॉमी. या डी है ओपन द इकोनॉमी टू इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर. यमुना की ट्रिब्यूटरीज इनमें से कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज टोन्स, सेकंड इज गिरी, थर्ड इज हिंडन. आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट कोड 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या ऑल ऑफ दी अबव. तो लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चंस एज वेल. इन क्वेश्चंस के मैं आंसर्स भी आपको देते जाता हूँ. पहला सवाल मैंने पूछा था आपसे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस के रिगार्डिंग. तो इसका जो आंसर होगा, अटेम्प्ट आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना. अपनी तरफ से पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करिएगा क्योंकि यही आपकी प्रैक्टिस है. एक तरीके से मैं डेली कराता हूँ एज अ प्रैक्टिस, ताकि आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की कला आपके अंदर आ जाए. तो यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस के लिए पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है. क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव है. स्पेन और टर्की ने इसको स्टार्ट करवाया था, स्पेन एंड टर्की ने. तो इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा. दूसरा सही है, बी विल बी द आंसर फॉर दिस. दूसरा सवाल हमने आपसे पूछा था कि एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस ऑफ द सेंट्रल बैंक का क्या मतलब है. तो इसका देखो, मैंने पहले भी कहा, एकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब होता है कि ग्रोथ को बढ़ावा देना, ग्रोथ को इंक्रीज करवाना. और ग्रोथ को कैसे इंक्रीज कराना, जो मनी सप्लाई है उसको एक्सपैंड करना, उसको और बढ़ाना. लोगों के हाथ में और पैसा जब आएगा तो ग्रोथ अपने आप होगी क्योंकि डिमांड बढ़ेगी. तो यहाँ पर जो आंसर है वो है सी, एक्सपैंड द मनी सप्लाई टू बूस्ट द इकोनॉमी. और तीसरा जो सवाल था कि यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो यहाँ जो तीनों दिए हैं ये तीनों ही हैं, टोन्स, गिरी और हिंडन. हाँ, आपके लिए सवाल ये है कि बाकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की. ओके, यमुना की बाकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में आप बताइए. दिस इज अ क्वेश्चन टू यू. इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा कि आपको कितनी ट्रिब्यूटरीज पता है यमुना की. स्टार्ट करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट से. फ्रंट पेज की जो सबसे ऊपर की न्यूज है, पहली न्यूज है, वो है वंस इन अ लाइफ टाइम अकरेंस. अब यहाँ बात चल रही है द ग्रेट कंजंक्शन की, जो जुपिटर और सैटर्न के बीच में देखने को मिला. हमको याद रखिएगा, जुपिटर और सैटर्न का ग्रेट कंजंक्शन देखने को मिला. ये जो क्लोजनेस थी जुपिटर और सैटर्न की, वो 367 यानी कि 367 ईयर्स के बाद, आफ्टर 367 ईयर्स की आया. लेकिन ये जो ग्रेट कंजंक्शन है दोबारा रिपीट करेगा आफ्टर 60 ईयर्स. दिस विल हैपन अगेन आफ्टर 60 ईयर्स. ये 60 सालों बाद फिर से होगा, यानी कि 2080 में फिर से ये देखने को मिलेगा. ठीक है ना. देखो लिखा हुआ है वाइल द कंजंक्शन हैपेंस एवरी 20 ईयर. वैसे तो कंजंक्शन हर 20 साल में होता है. द ग्रेट कंजंक्शन वाज द क्लोजेस्ट सिंस 1226. ये 1226 के बाद क्लोजेस्ट. तो ये भी याद रखना है कि हर 20 साल में वैसे कंजंक्शन होता है, लेकिन ये 1226 के बाद का क्लोजेस्ट कंजंक्शन था, है ना. एंड दिस वाज द ग्रेट कंजंक्शन. कंजंक्शन हर बार होता है, लेकिन ग्रेट कंजंक्शन ऐसे इवेंट्स है. द प्लैनेट्स वर सेपरेटेड बाय जस्ट 1/10 ऑफ अ डिग्री. जस्ट 1/10 ऑफ द डिग्री का डिस्टेंस था. एंड दे अपीयर्ड सो क्लोज दैट पिंकी फिंगर एट आर्म्स लेंथ कवर्ड बोथ प्लैनेट इन द स्काई. मतलब इतनी क्लोजनेस बता रहे हैं. डिस्पाइट अपीयरेंसेस द डिस्टेंस वाज 730 मिलियन किलोमीटर. 730 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस थी लगभग. फिर भी क्लोज होने के बाद भी इतना ज़्यादा दूर थे वो, है ना. एंड नेक्स्ट विल हैपन आफ्टर 60 ईयर्स, यानी कि 15 मार्च 2080 में होगा. एंड इन 1610 1610 में इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीलाई डिस्कवर्ड द 4 मून्स ऑफ जुपिटर, लो, यूरोपा, गनीमेड एंड कैलिस्टो. याद रखिएगा, इन 1610 इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीलाई जो थे, ही डिस्कवर्ड द 4 मून्स ऑफ जुपिटर, जिनको बोलते हैं लो,
यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। इन द सेम ईयर ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द रिंग्स सराउंडिंग द सैटर्न। तो काफी ज्यादा वर्क है गैलीलियो गैलीलाई का, ये सब आपको पता ही होगा, है ना। Years later in 1623 the Great Conjunction was first observed। याद रखिएगा 367 सालों के बाद ये हुआ है, 367 years के बाद ये ग्रेट कंजंक्शन हुआ है, ठीक है ना। सो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दिस। अगली जो न्यूज है वो है हाउस पैनल मूव्स लॉ टू कीप अ चेक ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल। अब एक हाउस पैनल बनाया गया था, पार्लियामेंट्री हाउस पैनल, जिसने कि हॉस्पिटल्स और प्राइवेट ये जो हेल्थ केयर है इसके रिगार्डिंग कुछ सजेशंस दिए हैं। अब उसमें बेसिकली सजेशन ये दिया गया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर एक चेक लगा के रखना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या सजेशंस हैं। हैव रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑन ऑल हॉस्पिटल्स वर्किंग इन द कंट्री टू प्रिवेंट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट इंश्योरेंस क्लेम। तो ऐसा कोई हॉस्पिटल ना हो जो इंश्योरेंस क्लेम को रिफ्यूज कर दे और जो व्यक्ति है वो परेशान होता है, इसलिए रेगुलेटरी ओवरसाइट की बात की गई है। दूसरा है मेक कोविड-19 ट्रीटमेंट कैशलेस फॉर ऑल पीपल हु हैव इंश्योरेंस कवरेज। जिनका इंश्योरेंस कवरेज है उनके लिए कैशलेस कर दिया जाए कोविड-19 का ट्रीटमेंट। फॉर्म अ सेपरेट विंग इन द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दैट विल स्पेशलाइज इन हैंडलिंग द पैंडेमिक्स लाइक द कोविड-19। मतलब एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर पैंडेमिक्स को हैंडल करने का अलग से विंग बनाया जाए। इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एट ग्राउंड लेवल एंड एड्रेस प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय फार्मर्स, नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज इन गेटिंग लोन्स, ठीक है ना। तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे किया जाए ताकि जो नॉन फार्म आपके स्मॉल MSME हैं उनके लिए भी इजी हो जाए। इंश्योर स्टेट्स डिलीवर ड्राई राशंस अलाउंसेस टू चिल्ड्रंस डिप्राइव्ड ऑफ मिड डे मील्स ड्यू टू द पैंडेमिक। तो जो बच्चे मिड डे मील्स का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं ड्यूरिंग द पैंडेमिक, दे शुड गेट द डिलीवरी ऑफ ड्राई राशंस एंड अलाउंसेस एज। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। तो यू कैन मूव विद मी एज वेल। यहाँ पे आपको पेपर में कोई खास खबर यहाँ पे नहीं दिख रही होगी। एडिटोरियल सेक्शन में आ जाते हैं। एडिटोरियल के पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कुछ और न्यूज़ आइटम्स थे जिनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। शिगेला इन्फेक्शन फियर इन केरला, ऑल यू नीड टू नो। तो शिगेला इन्फेक्शन फियर जो है केरला में आया, तो क्या है शिगेला इन्फेक्शन एंड किस तरीके की बीमारी है। तो शिगेला इन्फेक्शन या इसको शिगेलोसिस भी कहते हैं। इट इज़ एन इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, याद रखिएगा, इट इज़ एन इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द फैमिली ऑफ बैक्टीरिया नोन एज शिगेला, ठीक है ना। तो ये दूसरे जो न्यूज़पेपर्स और आपका PIB है वहाँ से न्यूज़ एनालिसिस हम थोड़ा आपको बता देते हैं। अब जो ये शिगेला इन्फेक्शन, इसका जो ट्रांसमिशन है वो होता है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, वाटर। These are the sources of infection. This bacteria spreads not only through surfaces, touching an infected surface and then touching the mouth, but also from eating food prepared by someone carrying the infection. अगर किसी व्यक्ति का इन्फेक्शन है, उसने कोई खाना बनाया है और आपने उस खाने को खाया, तो भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है, जैसे उसके टच से ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सिम्टम्स इंक्लूड डायरिया, फीवर, स्टमक क्रैम्प्स विच कैन लास्ट फॉर 7 days। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं शिगेला इन्फेक्शन। केरला में अभी नदन केरला जो पार्ट है नदन केरला का, वहां पे इसको देखने को मिला है ना। एक बहुत अच्छी न्यूज आई थी PIB में, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। डिफेंस मिनिस्टर हैंड्स ओवर DRDO सिस्टम्स टू आर्म फोर्सेस चीफ्स। तो यहाँ पे DRDO के द्वारा बनाए गए कुछ सिस्टम्स हैं जिनको कि डिफेंस मिनिस्टर ने हैंड ओवर किया है। जैसे कि इनमें पहला है इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, IMSAS, याद रखिएगा IMSAS, याद रखिएगा इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, ये नेवी को दिया गया है। अस्त्रा MK1 मिसाइल जो है वो एयरफोर्स को दी गई है, अस्त्रा MK1। और आपका जो बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम है, बॉस जिसको बोलते हैं, बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम बॉस, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। तो IMSAS यानी कि इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम नेवी को दिया गया है, अस्त्रा MK1 मिसाइल एयरफोर्स को दिया गया है, बॉर्डर सर्वेलांस सिस्टम आपका बॉस यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। बॉस क्या है? इट इज एन ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम सक्सेसफुली डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट देहरादून एंड द सिस्टम हैज बीन डिप्लॉयड एट लद्दाख बॉर्डर एरिया फॉर डे एंड नाइट सर्विलांस। तो लद्दाख बॉर्डर एरिया में बॉस को रखा गया है फॉर डे एंड नाइट सर्विलांस, स्पेशली आफ्टर द चाइनीज अटैक। IMSAS is the state of art fully indigenous high performance intelligent software system that provides global maritime situational picture। तो ग्लोबल मैरीटाइम सिचुएशनल पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए IMSAS को रखा गया, सिचुएशनल एनालिसिस करने के लिए किया गया है। एंड
आपका सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स जो केयर बेंगलुरु है, and the Indian Navy, they have jointly conceptualized and developed this product, and BEL जो है आपका बेंगलुरु में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, that has implemented it basically. Astra Mk1 is indigenously developed first beyond visual range BVR मिसाइल. ये Astra Mk1 जो है ये indigenously developed first beyond visual range मिसाइल है, which can be launched from Sukhoi 30 light combat aircraft, MiG-29 के कहीं से भी लॉन्च हो सकती है. It is the first beyond visual range मिसाइल, आपको याद रखना है, ठीक है ना, अस्त्रा Mk1 सैटेलाइट. एंड ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL हैदराबाद ने इसको बनाया है. एंड प्रोडक्शन इज बाय भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL जो है हैदराबाद का, उसने इसका आपका प्रोडक्शन किया. इट्स वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत के इंडिजिनस है ना. तो अस्त्रा Mk1, इमसास और बॉस, ये तीनों हमने आपको बता दिया. आई होप यू विल रिमेंबर दीज, याद रखिएगा, है ना. चाइना टेल्स इंडिया टू लुक एट पाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑब्जेक्टिवली. अब चाइना ने कहा है इंडिया को कि भैया इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो उसको ऑब्जेक्टिवली देखो, है ना. तो उनके बीच की शाहीन 9 नाम की एक्सरसाइज होने वाली है. शाहीन 9 और ईगल 9 भी बोलते हैं इसको, शाहीन 9 या ईगल 9. दिस इज द 9th एक्सरसाइज बिटवीन पाकिस्तान एयरफोर्स एंड द पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ऑफ चाइना. 2011 से ये चल रही है, 9th एडिशन इसका होने वाला है. एंड दिस विल इंप्रूव द कॉम्बैट कैपेसिटी ऑफ बोथ द एयर फोर्सेस एंड इट विल ऑल्सो इनहेंस द इंटरऑपरेबिलिटी बेसिकली. और वही चीज़ इंडिया ने को कहा गया है कि आप ऑब्जेक्टिवली इसको देखें, है ना. तो दैट इज द थिंग. शाहीन 9 या ईगल 9 एक्सरसाइज के बारे में भी आप याद रखिएगा. दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल. तो यहाँ पे मैंने आपको जो भी PIB की न्यूज़ थी कुछ इंपॉर्टेंट, और हिंदू की ही अभी एक आध न्यूज़ में आएगा ये, तो मैंने आपको बता दिया. आते हैं एडिटोरियल सेगमेंट में. जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है की स्टेप्स टू गेट दिस स्पेक्ट्रम ऑक्शन राइट. तो अब जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम मतलब आपकी जो वेवलेंथ होती है ना, जैसे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वाला होता है, तो किस वेवलेंथ में काम होता है, 700 मेगाहर्ट्ज, ये मेगाहर्ट्ज, वो ये आपका इसकी ऑक्शनिंग की जाती है प्रॉपर गवर्नमेंट द्वारा. लास्ट टाइम ये ऑक्शनिंग हुई थी 2016 में, 2016 में ये ऑक्शनिंग हुई थी. अब ये 2021 में दोबारा ऑक्शनिंग होने वाली है. तो अब गवर्नमेंट ऑथर ने बेसिकली बोला है कि क्या डिफरेंस आना चाहिए और किस तरीके से आप ये जो 2021 वाला ऑक्शन है वो सही कर सकते हैं. तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ सॉल्यूशंस ऑथर ने बताए हैं, और क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं उसके बारे में ये. तो लेट्स सी इन डिटेल दिस आर्टिकल. बहुत प्यारा आर्टिकल है, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी. सबसे पहली चीज़ कि हो क्या रहा है, मैंने आपको बता दिया कि यूएन कैबिनेट ने क्लियर कर दिया ऑक्शन के लिए, रेडियो स्पेक्ट्रम के लिए. एंड ये जो डिसीजन है 16 दिसंबर को लिया गया है, और नेक्स्ट ईयर 2021 में ये ऑक्शन होगा. सबसे पहली बात, एक कंपैरिजन कर लेते हैं ऑफ द 2016 वर्सेस 2021 ऑक्शन. 2016 और 2021 के ऑक्शन में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि इस बार जो ऑक्शन होगा, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डू ऑक्शन द स्पेक्ट्रम इन द सब गीगाहर्ट्ज बैंड्स ऑफ 700, 800, 900 मेगाहर्ट्ज along with mid band frequencies at in hands for 1800, 2100, 2300 and 2500 megahertz, and this will be across 22 licensed service areas of the country. अब देखो इसका ये बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी आपको नहीं ध्यान देना है. ध्यान आपको क्या देना है कि जो टोटल स्पेक्ट्रम जो ऑक्शन होगा दैट विल बी अबाउट 2251 मेगाहर्ट्ज कंपेयर टू 2355 मेगाहर्ट्ज इन 2016. ठीक है ना. तो जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए आया है उसमें 2251 मेगाहर्ट्ज की स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ जो है उसका ऑक्शन किया जाएगा, और 2016 में जो आई थी वो 2355 मेगाहर्ट्ज के लिए आ रहा था. ठीक है ना. तो पहला डिफरेंस तो क्या होगा कि इस बार थोड़ा सा कम है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली बराबर ही है. इस बार की जो क्यूमुलेटिव रिजर्व प्राइस रखी गई है, देखो कि क्यूमुलेटिव रिजर्व प्राइस रखी जाती है, मतलब कि एक बेसिक बिडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, कितना प्राइस होगा, उस वो है. तो अगर आप टोटल ऑक्शन की जो रिजर्व प्राइस रखी गई है दैट इज अबाउट $50 बिलियन. याद रखिएगा, जो अब इस बार की टोटल रिजर्व प्राइस रखी गई है वो टोटल $50 बिलियन रखी गई है. जो टोटल रिजर्व प्राइस थी 2016 के लिए वो $90 बिलियन रखी गई थी. दैट वाज $90 बिलियन रिजर्व प्राइस. इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, कि टोटल बैंडविड्थ जो आपकी वो कितने, उसकी टोटल रिजर्व प्राइस कितनी है. ठीक है ना. तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो रियलाइज, अब देखो ये $50 बिलियन इस बार की रिजर्व प्राइस है, मतलब इतना मिलना चाहिए. जब 2016 हुआ था तब $90 बिलियन हुआ था, तब उसका रिजर्व प्राइस था.
लेकिन जो एक्चुअल रियलाइज्ड था 2016 में वो आपका जस्ट 1/10 था, मतलब केवल $9 बिलियन ही आपको मिला। $9 बिलियन ही आपको मिल पाया। $90 बिलियन आपने रिजर्व प्राइस सोची थी, लेकिन आपको मिला केवल कितना, $9 बिलियन, ठीक है ना। तो 2016 का जो ऑक्शन था दैट वाज अ डिजास्टर इन इटसेल्फ, वो एक तरह से डिजास्टर था, इट वाज अ कंप्लीट फेलियर, ठीक है ना। तो अब आपको ऑथर ने बताया कि क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं एक सक्सेसफुल ऑक्शन के। अगर आप कोई स्पेक्ट्रम कर रहे हो तो उसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट है वो है रिजर्व प्राइस। जो रिजर्व प्राइस है अगर आप वो बहुत ज़्यादा रख देंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑथर बता रहा है, अगर रिजर्व प्राइस आप बहुत ज़्यादा रख देंगे तो जो बिडर्स हैं वो बिडिंग करने से ही कतराने लगेंगे और आपका जो फुल रियलाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑथर ने इस पूरे आर्टिकल में एक चीज़ पे जोर दिया है कि रिजर्व प्राइस को बहुत ज़्यादा जोर से मत रखना, बहुत ज़्यादा हाई मत रखना, ताकि आपका ऑक्शन रियलाइज हो सके। एक्चुअली अगर $50 बिलियन है तो कम से कम आप 30-40 बिलियन डॉलर तो कमाओ, है ना, तब तो उसका मतलब है, अदरवाइज क्या मतलब रह जाएगा। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि रिजर्व प्राइस अगर बहुत ज्यादा रहता है तो रिसर्च से ये पता चला है कि आपका जो बिडिंग होती है वो कम हो पाती है अगर बहुत ज़्यादा रिजर्व प्राइस रख दिया तो रिजर्व प्राइस को थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ऑथर ने कही है विलिंगनेस टू पे बाय द टेलकोस डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन विज़अवी ओवर द टॉप प्रोवाइडर्स, ठीक है ना। तो ओवर द टॉप प्रोवाइडर्स जो सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रोवाइड करते हैं जैसे कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP हो गया आपका, ठीक है ना, तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या फिजिबिलिटी है, इसको भी देखते हैं टेलकोस, तभी वो पे करते हैं। अगर इनको OTT ओवर द टॉप प्रोवाइडर्स को अगर आप नहीं देंगे, मतलब प्रॉपर सर्विसेज या उनको एबिलिटी नहीं देंगे तो फिर ये नहीं आएगा। तो रिसर्च इंडिकेट्स दैट द राइज ऑफ VoIP सब्सक्राइबर्स, जितने ही ज्यादा आपके वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ेंगे, दिस कुड हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द विनिंग बिड प्राइजेस। तो यहां इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जितना भी आप ओवर द टॉप प्रोवाइडर्स सब्सटीट्यूट गुड जो प्रोवाइड करते हैं जैसे कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, अगर इनको आपने कैप्चर कर लिया तो आपकी ऑक्शनिंग में अच्छा एक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। फिर आपके पास कितना अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम है। देखो अनलाइसेंस्ड जो स्पेक्ट्रम रहता है जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में जो 60 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम होता है वो वाईफाई के लिए होता है। तो जितना ज़्यादा आपके पास अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम रहेगा उतना बेटर रहेगा, दैट इज बेटर फॉर द स्पेक्ट्रम एंड ऑल। तो यही ऑथर ने कहा कि जितना आप बढ़ा सकते हो अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाईफाई एंड ऑल, दैट विल बी मच बेटर फॉर दिस। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि क्या होता है कि अभी जैसे गवर्नमेंट ने ये नहीं क्लियर किया है कि कितना ऑक्शन वो करेंगे, किस किस चीज का ऑक्शन वो करेंगे, ठीक है ना। तो विजिबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रम, इसको पॉइंट बोला था विजिबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रम। अगर बिडर्स को ये नहीं पता है कि क्या क्या ऑक्शन होने वाला है, क्या कोई पर्टिकुलर बैंडविड्थ है जो कि इसका ऑक्शन होगा कि नहीं होगा, तो जब तक लिमिटेड विजिबिलिटी रहेगी तो ज्यादा बिडर्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ज्यादा बिडर्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि चलो अभी करें कि बाद में करें, दोबारा फिर से खुलेगी तो दोबारा कर लेंगे, है ना, ऐसा हो जाता है। इसलिए विजिबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप पहले से ही बता दोगे कि हम क्या क्या करने वाले हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो वे फॉरवर्ड अब क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, जो हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किए उसी के वे फॉरवर्ड होंगे। तो सबसे पहले तो हमको रिविजिट करने की जरूरत है रिजर्व प्राइसेस को। वी हैव टू रिविजिट द रिजर्व प्राइसेस। क्यों रिजर्व प्राइसेस को रिविजिट करने की जरूरत है? क्योंकि जितना मैंने पहले बता दिया, जितना अगर आप बहुत ज़्यादा रख देंगे रिजर्व प्राइस तो आपके बिडर्स अट्रैक्ट नहीं होंगे। दूसरा मैंने बताया कि विजिबिलिटी ऑफ फ्यूचर ऑक्शंस आप उनको प्रोवाइड करो, आप उनको बताओ एटलीस्ट कि कौन कौन से ब्लॉक्स का ऑक्शन होगा और फ्यूचर में क्या होने वाला है, ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके उसके हिसाब से, ठीक है ना। देन रिलीजिंग मोर अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम इन 2.45 60 गीगाहर्ट्ज फॉर प्रोलिफरेटिंग वाईफाई एज अ सुटेबल कॉम्प्लीमेंट टू द कैरियर नेटवर्क। दिस विल ऑल्सो ऑगमेंट द डिप्लॉयमेंट ऑफ पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट। तो वही मैंने बोला कि जो आपका अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम है, जो वाईफाई के लिए है अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम, जितना आप इसको रिलीज करेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, दैट विल बी मच बेटर। और इससे अपना जो PM वाणी का प्रोग्राम जो है पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं उसमें भी आपको मदद मिलेगी, ठीक है ना। तो रिलीज मोर अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम, और अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम को और ज्यादा रिलीज करने की जरूरत है फॉर द पब्लिक वाईफाई, जो वाईफाई इनके लिए सुटेबल रहे, ठीक है ना। तो दिस वाज आर्टिकल 1 एडिटोरियल 1। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। काफी अच्छा ये आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, द ग्रेटनेस ऑफ श्रीनिवास रामानुजम। तो रामानुजन ग्रेट मैथमेटिशियन, आप सबको पता है, ही वेंट टू इंग्लैंड ऑल्सो, इंग्लैंड भी गए थे वो, है ना, बहुत ज़्यादा
ये एक अपने आप में मोटिवेशन है ये व्यक्ति, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा किल्लत थी, इनके पास प्रॉपर पैसे नहीं थे। जो वहाँ के कलेक्टर थे वहाँ से इनको पैसे मिलते थे। आईएएस ऑफिसर ही ऑब्वियसली एक था जिसने इनको पैसे दिए थे, एंड ही कंप्लीटेड ही वाज डूइंग द रिसर्च एंड ऑल, तो वो करते रहे, ठीक है ना। तो दैट वाज इन इटसेल्फ मेमोरेबल वर्क ऑफ रामानुजम्स लाइफ, एंड ही वर्कड इन नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज एनालिसिस एंड अ फ्यू अदर एरियाज इन प्योर मैथमेटिक्स। ही वॉज अ प्योर मैथमेटिशियन कहते हैं, ही वॉज अ प्योर मैथमेटिशियन। नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज, इन सब चीज़ों में काम किया। इसके अलावा जीएच हार्डी, जिनके साथ मिलकर के इन्होंने इंग्लैंड में रिसर्च की थी, उन्होंने कहा है कि ही वॉज वेरी मच इनटू द एलिप्टिक फंक्शंस टू द थ्योरी ऑफ नंबर्स, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, थ्योरी ऑफ पार्टीजन्स, ये सारी चीज़ें भी इन्होंने की। इसके अलावा कुछ और कंट्रीब्यूशंस है। फॉर एग्जांपल ही कंट्रीब्यूटेड टू कैलकुलेट द पाई वैल्यू विद ग्रेटर एक्यूरेसी टू बिलियंस ऑफ डिजिट। 22/7 जो है अप्रॉक्सीमेशन पाई का होता है, उसकी पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको बिलियन डिजिट्स तक निकालने में इनका कंट्रीब्यूशन है। देन पार्टीजन फंक्शंस, a partition is a way to represent positive integer. For example 1 + 1 + 1 + 1 अगर आपने लिखा तो ये पार्टीशन ऑफ 4 है, 1 + 3 पार्टीशन ऑफ 4 है। तो ये जो पार्टीजन नंबर फंक्शंस होते हैं इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की। मॉड्यूलर फॉर्म्स, हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज, है ना। हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज मतलब कि द टर्म्स इन एवरी कॉन्सिक्यूटिव पेयर इन द सीरीज फ्रॉम रेशनल फंक्शंस। तो हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज, ये सारे के ऊपर उन्होंने काम किया। अब ऑथर ने लिखा है कि रामानुजम कंजंक्चर नाम की भी एक चीज़ थी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1916। इंपॉर्टेंस ऑफ हिज वर्क्स बिकेम अपेरेंट मच लेटर। जैसे कि रामानुजम कंजंक्चर ये पब्लिश हुआ था 1916 में, एंड इट वॉज प्रूव्ड इन 1973 बाय पियरे डेलिग्ने, है ना। पियरे डेलिग्ने ने 1973 में रामानुजम कंजंक्चर को फिर प्रूव किया, एंड द कंजंक्चर इंस्पायर्ड द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ गैलॉइस रिप्रेजेंटेशन। याद रखेगा, ये जो रामानुजम कंजंक्चर था दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ गैलॉइस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अब इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लीजिए इनका अगर कभी यूज हो। क्यों? क्योंकि आज 22 दिसंबर है, आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है इंडिया का। 133rd बर्थ एनिवर्सरी है श्री रामानुजम की, एंड दिस इज द नेशनल मैथमेटिक्स डे। एंड इनका जो घर है वो कुंभकोणम में है, विच इज इन तमिलनाडु। इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम बाय शस्त्रा यूनिवर्सिटी। शस्त्र यूनिवर्सिटी ने इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया है, कुंभकोणम को, विच इज इन तमिलनाडु। याद रखिएगा, दिस इज अनदर फैक्ट। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हमने ये चीज देख ली। जो थर्ड आर्टिकल है वो है ह्यूमंस आर स्टिल कोर टू डिजिटल इंडिया। अब इस आर्टिकल का बिल्कुल जस्ट मैं क्रक्स आपको बता देता हूँ। क्रक्स ये है, ऑथर ने बोला कि देखो आप कितना भी डिजिटल इंडिया कर लो, कितना भी बोल लो कि डिजिटल इंडिया आना चाहिए, ये है, लेकिन पीपल विल ऑलवेज रिमेन कोर टू दैट। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा वो लोग ही रहेंगे फॉर द लास्ट माइल गवर्नेंस टू स्टैब्लिश द ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में जो ट्रस्ट है, देखो आप गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हो, आप डिजिटल गवर्नेंस की बात कर रहे हो, लेकिन व्यक्ति लोग सिटीजन जो है तब तक आपके उन गुड गवर्नेंस के साधनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक उनको ट्रस्ट नहीं होता कि इसका इस्तेमाल करने से उनको कुछ फायदा होगा। तो वही चीज ऑथर ने यहाँ पे बोली है कि एक आपको इंटरमीडियरीज का कैडर बनाना पड़ेगा। यू हैव टू फॉर्म अ कैडर ऑफ इंटरमीडियरीज जो कि काम करेंगे टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड दैट स्कीम एंड टेक्नोलॉजी सिटीजन। ओके, तो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में जो ट्रस्ट है वो तभी बनेगा जब इंटरमीडियरीज को लाओगे आप। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, अमूमन व्यक्ति के अंदर एक डर होता है, एक मिसट्रस्ट का भावना रहती है, एक फियर होता है किसी भी नई चीज को यूज करने से पहले। तो अगर आप अवेयरनेस प्रोवाइड करो थ्रू दीज इंटरमीडियरीज एंड द कैडर ऑफ दीज इंटरमीडियरीज, अगर वो ट्रस्ट बनाने की कोशिश करें तो काफी ज्यादा लोग फिर इन्वॉल्व हो सकते हैं और फिर इसको सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑथर ने कहा ओनली अ फ्यू स्टेट्स हैव बिल्ड द इंडिविजुअल कैडर, ओनली अ फ्यू स्टेट्स हैव बिल्ट अ कैडर ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर द लास्ट माइल गवर्नेंस। लेकिन अगर ये चीज देखी जाए कि लास्ट माइल गवर्नेंस के लिए कैडर कितने स्टेट्स ने बनाया है लोगों का, मतलब ठीक है टेक्नोलॉजी आप लाते रहो,
लेकिन आपके पास एक ऑफलाइन मोड भी होना चाहिए। हमेशा ऑनलाइन मोड में काम नहीं हो सकता, क्योंकि ऑनलाइन मोड में लाइट गुल होने की संभावना रहती है, ऑनलाइन मोड में आपके वायरस की संभावना रहती है, साइबर अटैक की संभावना रहती है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप टेक्नोलॉजी पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल दिया गया है। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दे आर वेरी गुड स्टेट्स इन दिस रिगार्ड, कि जो इस तरीके के इनिशिएटिव्स हैं बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा अच्छे से वो लोग इंप्लीमेंट कराते हैं। इवन इन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस ऑल्सो मैंने देखा है कई बार कि तेलंगाना स्टेट का मॉडल पढ़ा जाता है ना। आई कम अक्रॉस दीज मॉडल्स एवरी डे। तो तेलंगाना स्टेट और आपका आंध्र प्रदेश स्टेट काफ़ी आगे है इस मामले में। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। तो यहाँ पे ओवरकमिंग बैरियर्स, इंटरमीडियरीज का काम क्या होता है, दे बेसिकली हेल्प द सिटीजन्स टू ओवरकम द बैरियर्स टू अवेयरनेस। जो अवेयरनेस के बैरियर्स हैं उनको तोड़ने में मदद करते हैं ये इंटरमीडियरीज बेसिकली, ताकि जो डिजिटल सर्विसेज हैं उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लोगों तक जा पाए, और जब लोगों तक वो पूरी इंफॉर्मेशन जाएगी देन ओनली दे विल हैव द एबिलिटी टू बेसिकली एक्सेप्ट दैट थिंग एंड ट्रस्ट दैट थिंग, है ना, ट्रस्ट दैट सोल्यूशन। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज यहाँ पे, कि यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, वी हैव टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरमीडियरीज इन द गवर्नेंस। हमको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि क्या उनका इंपॉर्टेंस है, एंड इन दिस सेंस दे आर फंडामेंटल टू गवर्नेंस एज डिलीवरी एजेंट्स एंड ड्राइवर्स। जैसे कि डिलीवरी एजेंट्स और ड्राइवर्स होते हैं ना, ऊबर, स्विगी और इन सब के लिए, वैसे ही ये इंटरमीडियरीज भी इंपॉर्टेंट है फॉर क्रिएटिंग ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल ये सारी चीजें बताई गई हैं ऑथर द्वारा इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। तेलंगाना विलेजर्स सी गॉड इन सोनू सूद बिल्ट अ टेम्पल। तो यहाँ पे सोनू सूद का एक मंदिर बना दिया गया है तेलंगाना के एक विलेज में। नाम क्या है, नाम है चिलिमी तांडा। ओके, याद रखिएगा, चिलिमी तांडा विलेज है इन द तेलंगाना। दे हैव कंस्ट्रक्टेड अ टेम्पल फॉर द बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद। कहा कि वही असली हीरो है, बाकी सब नकली, है ना। वैसा उन्होंने बोला कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये जरूर बोला कि असली हीरो है, ठीक है। नकली बोला कि नहीं ये मुझे नहीं पता। ओके, आगे मूव करते हैं। कश्मीरीज सेलिब्रेट चिल्लाई कलान। तो यहाँ पे अब इसका एग्जैक्टली क्या प्रोनाउंसिएशन आप लोग बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो लिखा है चिल्लाई कलान, मैं उसके हिसाब से पढ़ता हूँ। तो ये कश्मीर वैली का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि 40 दिन का पीरियड होता है, हार्शेस्ट कोल्ड का पीरियड होता है। जो हार्शेस्ट कोल्ड का पीरियड होता है एक्चुअली दैट बिगिंस एनुअली फ्रॉम दिसंबर 21, 21 दिसंबर से स्टार्ट होता है ना। एंड दे पीपल आर सीन थ्रॉन्गिंग बारामूलाज द्रांग टूरिस्ट स्पॉट। तो द्रांग का जो टूरिस्ट स्पॉट है बारामूला का, वहाँ लोग जाते हैं, है ना। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। अब यहाँ मैं गया नहीं हूँ कभी, इसलिए आई कैन नॉट टेल, लेकिन हाँ ऐसा लिखा हुआ है कि चिल्लाई कलान में ऐसा होता है। तो 40 डे हार्श जो विंटर का पीरियड होता है वो जम्मू कश्मीर के बारे में यहाँ पे लिखा गया, इसको याद रखिएगा। दैट इज अनदर थिंग। सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स बीइंग टेस्टेड फॉर नेवीज यूज। अब यहाँ पे यूएस से हम सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स ले रहे हैं, याद रखिएगा, यूएस से हम ले रहे हैं सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स, एंड दे आर बीइंग टेस्टेड फॉर नेवीज यूज। तो नेवी के यूज के लिए इसको लिया जा रहा है। एंड बोइंग हैज अनाउंस्ड द सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द कंपैटिबिलिटी ऑफ इट्स F/A-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स। इसका पूरा नाम क्या है, F/A-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स विद इंडियन नेवीज एयरक्राफ्ट कैरियर एज अ पार्ट ऑफ पिच फॉर द नेवीज फाइटर प्रोक्योरमेंट। तो इंडियन नेवी के लिए जो फाइटर प्रोक्योरमेंट है उसके अंतर्गत हम F/A-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं, हम यूएसए से ले रहे हैं, बोइंग के द्वारा बनाया गया है, एंड यूएसए से हम ये चीज ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। फिर इसके अंदर जो सिस्टम है जो यूज किया जाएगा वो है स्टोबार सिस्टम। याद रखिएगा, स्टोबार, अगर आपसे कोई पूछे कि स्टोबार किससे रिलेटेड है तो याद रखिएगा इट इज शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम। शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम। और ये जो है सिस्टम ये अभी तक इंडिया में केवल 1-2 में ही है, जैसे इंडिजिनसली डेवलप्ड IAC-1 विक्रांत, ये इनके अंदर ये रखा है INS विक्रमादित्य, एंड अंडर कंस्ट्रक्शन जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है आपका विक्रांत, उसके अंदर ही ये स्टोबार सिस्टम है। अब ये नया सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवीज शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी स्टोबार सिस्टम। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125th बर्थ एनिवर्सरी है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेना, है ना। उनके क्या क्या रोल थे और उन्होंने क्या क्या काम किया, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेना, है ना, इसको सब छोड़ना मत।
वॉट इज बिहाइंड पीएम ओलीज मूव टू कॉल फॉर स्नैप पोल्स। अब पीएम ओली, कल मैंने आपको बताया था कि नेपाल में स्नैप पोल्स की बात कह दी, उन्होंने बोला कि डिसॉल्व कर दो भाई पार्लियामेंट और दोबारा इलेक्शन कराओ। उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि उन्होंने जो कोविड-19 को हैंडल किया, कोविड-19 जब फैल रहा था तब वो बोल रहे थे कि अयोध्या हमारा है, मतलब इतनी बेवकूफ़ी। तो दैट वाज द थिंग विच वॉज गोइंग ऑन, और उनका जो हैंडलिंग था कोविड-19 का, दैट वाज वेरी पुअर। वहाँ भी लोगों को पता ही नहीं कि कितने लोगों को कोविड हुआ भी है, कितने लोगों को नहीं हुआ है। सो दैट इज द थिंग विच इज देयर, और इस कारण से फिर उनको समझ में आ गया कि लोगों के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता, not liking him very much, therefore he called for the snap elections. And वहाँ पे जो अपोजिशन में थे पुष्प कुमार दहल प्रचंड, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और लोगों के बीच में उनके खिलाफ मिसट्रस्ट भी डेवलप किया। दैट वाज द रीज़न, और इस कारण से फाइनली इन्होंने किया इसको। और व्यू मिलिट्री ड्रिल्स विद पाक ऑब्जेक्टिवली, ये न्यूज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दैट इज़ द थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। यूजर्स वांट मोबाइल्स टू बी 5G रेडी, CMR स्टडी। अब यहाँ पे 5G रेडीनेस जो है, इट इज वन ऑफ द टॉप 3 कंसीडरेशंस अमंग प्रीमियर स्मार्टफोन यूजर्स इन इंडिया। स्मार्टफोन यूजर्स जो है इंडिया की, वो 3 चीजें बोल रहे हैं कि भैया अच्छा 5G कनेक्शन दिलवाओ, दूसरा अच्छी बैटरी लाइफ दिलवाओ, और एक अच्छा स्मार्टफोन दिला दो ब्रांड वाला, फिर देखो मजा कितना आएगा, है ना। तो एक अच्छा 5G दिलवाओ, एक बढ़िया सा आप बैटरी लाइफ दिलाओ ताकि साला चार्ज ना करना पड़े, 15-20 घंटे दबा के चले मोबाइल, और लास्ट है आपका कि एक अच्छा ब्रांडेड फ़ोन भी चाहिए ना, ये वीवो और रियलमी नहीं चाहिए हमको, एक अच्छा बढ़िया आईफोन और आसूस और ये सब बढ़िया एक ब्रांड दिलाओ आप, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच वॉज देयर, और यहाँ पर ये 3 चीज़ों की डिमांड की जा रही है बेसिकली इन द रिसर्च इट हैज़ बीन फाउंड, है ना। तो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।